कुछ नया और बेहतर सीखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ समबडीज़ मदर बाय मैरी डो ब्राइन। तो चलिए पहले जान लेते हैं इस चैप्टर के राइटर के बारे में, दैट इज़ मैरी डो ब्राइन के बारे में। सो मैरी डो ब्राइन was a children's author. She was born in New York. Some of her best work includes Somebody's Mother and Hurt and Flowers. तो मैरी डो ब्राइन का बर्थ जो है 1816 में हुआ था, दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। और वो जो है एक चिल्ड्रंस ऑथर है, मतलब जो बच्चों के बारे में स्टोरीज़ लिखती हैं, पोएम्स लिखती हैं, जिसमें से इनका सबसे अच्छा वर्क जो माना गया है वो है समबडीज़ मदर एंड हर्ट्स एंड फ्लावर्स। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर की जो ऑथर हैं उनके बारे में। अब हम जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। तो समबडीज़ मदर बाय मैरी डो ब्राइन इज़ अ ब्यूटीफुल पोएम डिस्पाइटिंग वंडरफुल वैल्यूज़ ऑफ केयर एंड लव फॉर अदर्स। तो समबडीज़ मदर जो है एक अच्छी खूबसूरत सी पोएम है जो कि हमें बताती है कि किस तरह से कोई इंसान दूसरों की केयर कर सकता है और उनसे प्यार कर सकता है। This poem shows the pain of a lonely mother. Mary O'Brien was a 19th century poet. During this period, there was a war in America. तो ये जो पोइम है ये मैरी डोब्राइन ने जो लिखी है वो 19th सेंचुरी की पोइम है। ये पोइम जो है शो करती है हमें पेन ऑफ अ लोनली मदर, मतलब एक जो लोनली मदर हैं, अकेली मदर हैं, उनका पेन शो करती है कि किस तरह से उन्हें परेशानियाँ हो रही हैं अपनी लाइफ को जीने में। ये पोइम जो है वो एक अमेरिका के वॉर टाइम के ड्यूरिंग लिखी गई है। तो 19th सेंचुरी में जो है अमेरिका में वॉर चल रहा था, उसी टाइम पे ये पोइम मैरी डो ब्राइन ने लिखी होगी। सो द कंट्री वॉज इन द ग्रिप ऑफ वायलेंस एंड पॉवर्टी। आफ्टर द वॉर द ग्रेट वर्क ऑफ रिबिल्डिंग द नेशन बिगिंस। तो कंट्री जो थी वॉर में चल रही थी, इसी वजह से वहाँ पे क्या था, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जैसे ही वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद नेशन के रिबिल्डिंग का काम स्टार्ट हुआ, मतलब कि दोबारा से जो जो चीज़ें तबाह हो गई थी, जिनका नुकसान हुआ था, उसे दोबारा से ठीक किया गया। मैनी यंग मैन लेफ्ट देयर होम टाउन इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो काफ़ी सारे यंग मैन और वुमेन जो थे वो होम टाउन को अपने छोड़ के गए थे शहरों की तरफ, ताकि वो काम ढूंढ सकें और कुछ पैसा कमा सकें। मे बी द ओल्ड मदर इन समबडीज़ मदर हैड वन सच सन एंड हैंस शी वॉज लोनली। हो सकता है इसी वजह से समबडीज़ मदर में जो लोनली मदर दिखाई गई हैं उनके बच्चे भी शायद काम ढूंढने के लिए होम टाउन छोड़ के शहरों की तरफ गए होंगे, जिस वजह से वो मदर जो है अपने होम टाउन में लोनली रह गई। तो ये मैंने आपको बता दिया इस पोएम के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इस पोएम को। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि ये पोएम जो है 8 स्टैंजाज में डिवाइडेड है। तो यहाँ मैं आपको स्टैंजा वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस पोएम की एक्सप्लेनेशन। So let's get started. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow and the women's feet were aged and slow. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें यह बताया गया है कि वुमेन जो थी वो ओल्ड थी, रैग्ड थी और ग्रे थी। तो यहाँ ओल्ड तो आप समझ गए होंगे कि बूढ़ी थी, रैग्ड थी दैट मीन्स कि उनके जो कपड़े थे वो घिसे हुए थे, पुराने थे, और वो ग्रे थी दैट मीन्स कि उनका जो स्किन का टोन है वो येलोइश था, वाइटिश था, जैसे कि बूढ़े लोगों का हो जाता है। और दूसरी चीज़ उनके जो हेयर का कलर था दैट इज़ ऑल्सो ग्रे। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। यहाँ हमें दे रखा है कि जो विमेन थी, जो ओल्ड विमेन थी यहाँ पे, वो झुकी हुई थी, क्योंकि उस दिन क्या था, विंटर्स डे था, काफ़ी ठंड थी दिन में। इसकी वजह से उनका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था, अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ झुका हुआ था। नेक्स्ट दे रखा है द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो एंड द वीमेंस फीट वर एज्ड एंड स्लो। तो स्ट्रीट जो थी वो स्नो की वजह से वेट हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा गीली थी, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो स्लिपरी हो जाती है स्ट्रीट जो है, हमारी सड़कें जो हैं। एक तो उनकी एज की वजह से ऑलरेडी उनके फीट जो हैं स्लो थे, वीक हो जाते हैं एक एज के बाद इंसान के पैर, तो उसकी वजह से स्लो हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या थी कि वहाँ पे स्नो की वजह से जो सड़कें स्लिपरी हो गई थी, उसकी वजह से भी वो काफ़ी स्लो चल रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर एंड एम्ड द थ्रोन।
of human being who passed her by, nor had it the glance of her anxious eye. तो सेकंड स्टैंजा में हमें दे रखा है कि वो जो विमेन थी वो क्रॉसिंग पे वेट कर रही थी काफ़ी देर से ताकि वो क्रॉस कर सकें उस रोड को। अकेली थी, अनकेयर्ड थी, दैट मीन्स कि कोई उनके साथ नहीं था। वो वेट कर रही थी कि वहाँ पे जो लोग आसपास से गुजर रहे हैं वो उनकी मदद करें, और उनकी जो एनेक्शियस आए हैं, जो नीडी आए हैं और जो चाहती हैं कि कोई आके उनकी मदद करें, उन्हें देखें और आके उनकी मदद करें। नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है, डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow, wild, white and deep. तो यहाँ थर्ड स्टैंजा में हमें दे रखा है कि जो डाउन द स्ट्रीट जो है, मतलब स्ट्रीट के पास में से ही एक स्कूल था, वहाँ से बच्चे आ रहे थे बाहर जो काफ़ी ग्लैड थे, लाफ्टर और शाउट कर रहे थे, खुश हो रहे थे, हंस रहे थे, चिल्लाते हुए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके स्कूल की जो है छुट्टी हो चुकी थी। भीड़ों के झुंड की तरह बच्चे जो है स्कूल से निकल रहे थे, जैसा कि मोस्टली होता है, स्कूल की छुट्टी होती है तो काफ़ी सारे बच्चे जो हैं ग्रुप में बाहर आते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे व्यू था, बच्चे जो हैं ग्रुप में बाहर आ रहे थे। अब क्योंकि बर्फ़ पड़ चुकी थी, जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रीट पे बर्फ़ गिर चुकी थी, तो वो क्या कर रहे थे, अपने पैरों को उस बर्फ़ में धंसा के अंदर की तरफ और चल रहे थे खिसकाते हुए। तो इस तरीके से वो उनका मूवमेंट था। नेक्स्ट आंसर दे रखा है, पास द विमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, hasn't the children on their way, nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to stir, lest the carriage wheel or the horse's feet should crowd her down in the slippery street. तो यहाँ जो ओल्ड वीमेन है उसके पास से जो बच्चे गुजर रहे थे, उनमें से किसी ने भी अपना एक मदद का हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ाया, बेसिकली उनकी मदद नहीं की। सो मीक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर। यहाँ जो मीक, टिमिड और अफ्रेड टू स्टर बताया गया है वो विमेन के बारे में बताया गया है। जो ओल्ड विमेन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी। ऑब्वियस है कि एज की वजह से वो वैसे फिजिकली वीक थी, लेकिन मेंटली भी वो थोड़ी वीक थी, वो शाय थी थोड़ी सी, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने भी, और अपनी मदद वो खुद कर नहीं पा रही थी। तो यहाँ टिमिड का मतलब है शाय और स्केयर्ड, मीक का मतलब है यहाँ पे टू जेंटल टू डिफेंड वन सेल्फ, अफ्रेड टू स्टॉप, मूव करने से डर रही थी, अपने आप से उस रोड को क्रॉस करने से डर रही थी। उन्हें डर क्या था कि कहीं जो कैरेज व्हील है और जो हॉर्स के फीट हैं जो वहाँ से चल के आ रहे हैं, वहाँ से एक हॉर्स कार्ट जो गुजर रही थी उससे टकरा के वो गिर ना जाए, और इन्हें डर था कि कहीं वो कार्ट जो है, हॉर्स कार्ट जो है, उनके ऊपर नहीं चढ़ जाए। नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है, एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ग्रुप, द गेएस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो। एक लास्ट में स्कूल के बच्चे जब बाहर निकल रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप में बाहर आते हैं, तो एक और ग्रुप बाहर निकल के आता है जो एक काफ़ी खुश और हंसता हुआ ग्रुप बाहर आता है। उनमें से द गेएस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, उनमें से एक सबसे ज़्यादा जो हैप्पी बॉय था वो उस ग्रुप में से बाहर निकल के आता है, और ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, उस औरत के पीछे आके खड़ा हो जाता है और धीरे से कहता है, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर आप जाना चाहते हो तो। नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है, हर एज्ड हैंड ऑन हिज स्ट्रॉन्ग यंग आर्म, शी प्लेस्ड एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म, ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। तो यहाँ दे रखा है कि जो उस विमेन के बूढ़े हाथ जो हैं वो उस बच्चे के यंग आर्म्स को जो है पकड़ते हैं रोड को क्रॉस करने के लिए। तो वो जो बच्चा है, जो लड़का है, स्कूल का जो बॉय है, वो गाइड करता है उस औरत को उस रोड को क्रॉस कराने में। तो यहाँ ट्रैम्बलिंग फीट मतलब जो बूढ़े पैर हैं, जो डर रहे हैं चलने से, उनको गाइड करता है ताकि वो मूव करें और आगे तक चलें। बेसिकली जो औरत है उसने उस लड़के के आर्म्स पे जो है अपना हाथ रखा हुआ है और उसके साथ साथ आगे बढ़ रही है। Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. तो वो लड़का जो है औरत को, जो विमेन है, उसे रोड क्रॉस कराने के बाद वापस अपने ग्रुप में लौटता है, अपने बच्चों के ग्रुप जो है उधर आता है और काफ़ी खुश होता है और सेटिस्फाई होता है कि मैंने किसी की मदद करी। तो यहाँ पे वेल कंटेंट का मतलब है सेटिस्फाइड, और हार्ट हैप्पी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, हिज यंग हार्ट हैप्पी, उसका जो दिल है वो खुश होता है। जो बच्चा है उसने इस औरत की जो मदद की है उसके बाद वो खुश है और काफ़ी सेटिस्फाइड भी है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, शी इज़ समबडीज मदर बॉय यू नो, फॉर ऑल शी इज़ एज्ड एंड पुअर एंड स्लो,
And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand. If ever she is poor and old and grey, when her own dear boy is far away. जब वो लड़का अपने ग्रुप में वापस आता है तो अपने ग्रुप के जो बच्चे हैं, बाकी बच्चे जो हैं, उन्हें समझाता है, बताता है कि वो जो विमेन थी वो किसी की मदर थी। यहाँ बस प्रॉब्लम क्या थी कि वो एज्ड हैं, पुअर हैं और स्लो हैं। एज्ड हैं मतलब बूढ़ी हैं, पुअर हैं कमज़ोर हैं और थोड़ी सी स्लो हैं। तो अब वो बच्चा जो है अपने ग्रुप के बाकी बच्चों को बताता है कि उसने उन ओल्ड मदर की मदद क्यों की। उस लड़की ने उनकी मदद इसलिए की क्योंकि उसे लगता है कि एक दिन उसकी अपनी मदर भी ऐसे ही ओल्ड हो जाएंगी और हो सकता है कि उनका जो बेटा है, बेसिकली वो जो लड़का है खुद अपने बारे में बात कर रहा है कि हो सकता है कि मैं उस टाइम उनके साथ ना हूँ और हो सकता है कोई और उनकी मदद कर दे। नेक्स्ट स्टैंजा में दे रखा है, एंड समबडीज मदर बोर्ड लो हर हेड in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. तो लास्ट में जो मदर हैं, जो ओल्ड मदर हैं, वो अपने घर जाती हैं और उस रात अपना सर झुका के भगवान से प्रे करती हैं, गॉड प्लीज़ उस बच्चे के साथ काइंड रहना, उसकी मदद करना, उस अच्छे बच्चे की मदद करना जो कि किसी का बेटा है, किसी का विमान है और जॉय है, दैट इज़ कि किसी की खुशी है। तो ये थी हमारी पोइम समबडीज़ मदर बाय मैरी डो ब्राइन। और यहाँ मैंने आपको बताया इस चैप्टर की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ दे रखा है, डिस्क्राइब द पोइम समबडीज़ मदर इन योर वर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, एक शॉर्ट समरी लिखनी है इस पूरी पोइम की। तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लिख सकते हैं। It was a winter evening. An old woman was waiting to cross a busy road near a school. She was a lone woman, although she was very old. Suddenly, children came out of the school as it closed for the day. They passed the lonely old woman, but none paid any attention to the old lady. It so happened that one of the boys, very cheerful and lively, saw this lady waiting to cross the road. He ran to her and helped her cross the road. Later, he explained to his friends that one day his own mother could be in a similar situation and that someone else would help her. At home that night, the old lady prayed for the boy who had helped her cross the road. Her heart was overflowing with gratitude and pride. She prayed, God be kind to him, somebody's son. तो यहाँ पे होता क्या है, शुरुआत होती है पोइम की एक विंटर इवनिंग से, जहाँ एक ओल्ड वुमेन जो है एक रोड के साइड में खड़ी हुई हैं क्योंकि वो उस रोड को क्रॉस करना चाहती हैं। वो जो वुमेन है वो रोड के साइड में अकेली खड़ी होती हैं, उनका साथ देने के लिए कोई भी वहाँ नहीं होता। तभी क्या होता है, वहाँ पर स्कूल की छुट्टी होती है और बच्चे स्कूल में से निकलते हैं ग्रुप्स में। उनमें से एक ग्रुप में से एक लड़का जो है यहाँ आता है उस लेडी के पास और उनसे पूछता है कि अगर आप उस रोड को क्रॉस करना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो चेयरफुली उस औरत की मदद करता है, खुशी खुशी उस औरत की मदद करता है रोड क्रॉस करने में। उस औरत को रोड क्रॉस कराने के बाद वो बच्चा वापस अपने ग्रुप के पास आता है, उन्हें बताता है क्यों उसने उन ओल्ड लेडी की मदद की। तो वो बताता है कि उसने इसी उम्मीद में उस औरत की मदद की कि कल को अगर उसकी मदर को किसी की मदद की ज़रूरत हो तो कोई उनकी मदद कर दे। अब होता क्या है, उस रात वो ओल्ड लेडी जब घर चली जाती है तो वो भगवान से प्रे करती है कि उस लड़के के संग काइंड रहें क्योंकि वो किसी का बेटा है। तो ये थी हमारी इस पोइम की शॉर्ट समरी और इस क्वेश्चन का आंसर भी था। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि पोइम को अपने वर्ड्स में डिस्कस करना है या शॉर्ट समरी लिखनी है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द ओल्ड वीमेन। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा कि ओल्ड वीमेन का करेक्टर स्केच आपको यहाँ डिस्क्राइब करना है कि वो कैसी अपीयरेंस था, उनका कैसा नेचर था, दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। द वीमेन वॉज वेरी ओल्ड एंड पुअर। वीमेन कैसी थी, काफ़ी ओल्ड थी और बेचारी थी। हर क्लॉथ्स वर इन वेरी बैड कंडीशन। उनके क्लॉथ कैसे थे, रक्ड थे, घिसे हुए थे, पुराने थे काफ़ी ज़्यादा। शी हैड गोन ग्रे विद एज, और एज के साथ ही वो क्या है, ग्रे होती चली जा रही हैं। बेसिकली कलरलेस हो गया, उनका स्किन टोन जो है वाइट होता जा रहा है और उनके हेयर का कलर भी ग्रे होता जा रहा है।
द चिल ऑफ द विंटर वॉज एक्सट्रीमली हाई दैट द विमेन हैड टू बेंड हर सेल्फ डाउन टू फील वार्म। तो विंटर की इवनिंग है और ठंड ज़्यादा है, तो जो ओल्ड वीमेन है वो सुकड़ गई हैं, झुक गई हैं ताकि उनकी बॉडी गर्म रहे। बिसाइड ड्यू टू एजिंग शी वॉकड विद स्लो स्टेप्स एज हर फीट वर स्लो एंड अनस्टेडी। उनकी एज भी एक तो ज़्यादा है, दूसरी चीज़ विंटर इवनिंग है, ठंड है, बर्फ़ पड़ के चुकी है और उसकी वजह से रोड्स जो हैं वो स्लिपरी हो चुकी हैं, तो इसीलिए भी वो क्या है, स्लो चल रही हैं। उनके फीट ऑलरेडी स्लो थे एज के अकॉर्डिंग, और स्नो की वजह से जो स्लिपरीनेस हो गई है रोड पे, उसकी वजह से और ज़्यादा स्लो हो चुके हैं और अनस्टेडी भी हैं, मतलब फिसल भी रहे हैं, प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रही हूँ। तो ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डिस्क्राइब करना है ओल्ड वीमेन का करेक्टर, तो यहाँ पे हमने उनका करेक्टर स्केच जो है डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कोल्ड वॉज द विंटर? तो विंटर कितनी कोल्ड थी? तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है। द विंटर वॉज सो मच कोल्ड दैट इवन एट द नून चिल वॉज वेरी हाई एंड द स्नो हैड नॉट मेल्टेड अवे बाय नून। ठीक है, यहाँ आप दो आंसर लिख सकते हैं, या तो आप ये बता सकते हैं इतनी ज़्यादा कोल्ड विंटर थी कि जो स्नो है वो अभी तक मेल्ट नहीं हुई है, दोपहर का टाइम हो रहा है फिर भी जो है स्नो मेल्ट नहीं हुई है। दूसरा आंसर आप लिख सकते हैं कि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उस ओल्ड वीमेन को बैंड होके चलना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ दो आंसर आ जाएंगे और आप चाहें तो दोनों ही पॉइंट एक संग लिख सकते हैं, तो भी आपका एक आंसर जो है काफ़ी अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विमेन वॉज हर सेल्फ एज येट द पोइट सेम द विमेन्स फीट वर एज्ड, व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विमेन जो थी ऑलरेडी काफ़ी ओल्ड थी, फिर भी जो है पोइट ने कहा कि द विमेन्स फीट वर एज्ड, उसके पैर भी ओल्ड हैं। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि विमेन अगर ओल्ड है तो उसके पैर भी ओल्ड ही होंगे, लेकिन फिर भी पोइट ने ऐसा क्यों कहा? तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बाय सेइंग दैट विमेन्स फीट वर एज्ड द पोइट कॉल्स आवर अटेंशन टू हर इनएबिलिटी टू वॉक। तो ये तो हमें पोइम के स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि विमेन जो है ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा जो पोइट ने कहा है कि द विमेन्स फीट वर एज, इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थी, उन्हें वॉक करने में दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, फीट तो उनके एज थे ही, लेकिन यहाँ पे इनेबिलिटी शो हो रही है उनकी वॉक करने में, तो इसीलिए पोइट ने यहाँ यूज़ किया द विमेन्स फीट वर एज्ड। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से इनके आंसर्स हैं, आपको आसानी से ये आंसर्स जो हैं याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है यहाँ पे। वाई डिड द ओल्ड वीमेन वेटेड लॉन्ग? कि ओल्ड वीमेन जो थी, जो स्ट्रीट को क्रॉस करना चाहती थी, रोड को क्रॉस करना चाहती थी, वो काफ़ी देर से वेट क्यों कर रही थी? तो सिंपल सा आंसर है द ओल्ड वीमेन वेटेड फॉर लॉन्ग टू क्रॉस द रोड बिकॉज शी वॉज टू ओल्ड एंड हेल्पलेस टू क्रॉस द रोड बाय हरसेल्फ। अपने आप से वो रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एजेड थी और उनके पैर जो हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर पाते थे, उनके पैर जो हैं अनस्टेबल थे। Besides, the people that passed by her were mostly unfeeling and uncaring। तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि जो लोग थे आसपास से जो गुजर रहे थे वो फीलिंगलेस थे, अनकेयरिंग थे, जिन्होंने उनकी मदद नहीं की, इसीलिए भी उनको काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था रोड क्रॉस करने में, क्योंकि अगर वो लोग उनकी मदद कर देते तो वो हो सकता है कि रोड जल्दी से क्रॉस कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट सटायर्स ह्यूमन बीइंग इन दिस स्टैंजा? तो यहाँ पे जो स्टैंजा था जो बता रहा था कि विमेन जो है वेट कर रही है काफ़ी देर तक और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इस स्टैंजा के अंदर पोइट ने ह्यूमन बींग्स को कैसे सटायर्स किया है, मतलब कि उनके बारे में तंज कसा है, बेसिकली उनकी थोड़ी सी इंसल्ट की है ह्यूमन बींग्स की, किस तरह से उन्हें बताया है कि ह्यूमन बींग्स जो है बैड हैं। तो सटायर का मतलब होता है तंज कसना, मतलब उनकी बुराई करना इनडायरेक्टली वे में। So the poet is exposing the cold hard-heartedness of human being। cold hard-heartedness of human being का मतलब क्या है? cold hearted लोग कौन से होते हैं? जिनके दिल में दया नहीं होती, लोगों की मदद करना नहीं चाहते। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है पोइट ने, कहा है कि ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? cold hard-heartedness हैं, अनकेयरिंग लोग हैं, उनके अंदर फीलिंग्स नहीं हैं। It was a shame for humanity that everyone was too busy to help an old woman। तो यहाँ पोइट ने बताया है कि ह्यूमैनिटी को शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वो इतने बिजी हो गए हैं कि किसी एक ओल्ड औरत की, एक ओल्ड विमेन की मदद नहीं कर सकते। द विमेन डिजर्व्ड पिटी बाय ऑल मीन्स बट पीपल्स इनसेंसिटिवली मेड हर टू वेट ऑन द रोड साइड।
यहाँ पिटी का मतलब होता है दया करना। वीमेन क्या डिजर्व करती थी? दया डिजर्व करती थी, लोगों की इंपॉर्टेंस डिजर्व करती थी, लोगों की मदद को डिजर्व करती थी। लेकिन जो लोग थे वो इनसेंसिटिव थे, उन्होंने उस औरत को वहीं रोड पर खड़ा रहने दिया और वहाँ से जाते चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What would you do if you spot an aged man or woman struggling to cross a busy road when you are yourself busy? तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे अगर आपने रोड साइड किसी ऐसी इंसान को देखा, कोई किसी औरत को देखा या किसी आदमी को देखा जो कि एजड है, ओल्ड है और स्ट्रगलिंग कर रहे हैं रोड क्रॉस करने में, मतलब रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप भी यहाँ पे बिजी हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये आंसर कम्प्लीटली आपका अपना रहेगा, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट के अकॉर्डिंग आपको एक आंसर बता देता हूँ। आई वुड नो डाउट हेल्प द एज पर्सन क्रॉस द रोड इवन इफ आई एम टू बिजी, माई अर्न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हेल्पिंग हिम और हर क्रॉस द रोड। आई विल आस्क समवन टू हेल्प हिम। तो यहाँ आंसर जो है सिंपल सा है, पहले तो मैं खुद ही हेल्प करूँगा, लेकिन अगर मैं बिज़ी हूँ, मुझे कुछ और काम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा, किसी और को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनकी हेल्प कर दें। सिंपल सा है, ये आंसर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। बाकी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉयज़ केम आउट ऑफ द स्कूल? तो यहाँ क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रहे हैं आपसे कि जो बच्चे थे स्कूल की छुट्टी के बाद किस तरह से स्कूल से बाहर निकल रहे थे। सो द बॉयज़ केम आउट ऑफ द स्कूल लाफिंग एंड शाउटिंग, दे वर ऑल वेरी हैप्पी। तो ऑब्वियस है कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि जो बच्चे थे वो स्कूल से खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे, हंस रहे थे, लाफिंग कर रहे थे और शाउटिंग कर रहे थे, चिल्लाते हुए और हंसते हुए बाहर निकल रहे थे। वो सारे के सारे क्या थे, हैप्पी थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द बॉयज़ ग्लैड? बच्चे खुश क्यों थे? द बॉयज़ वर ग्लैड एज दे केम आउट बिकॉज इट वॉज द एंड ऑफ द लॉन्ग एंड कोल्ड स्कूल डे, दे फेल्ट फ्री आफ्टर द स्कूल। तो बच्चों को क्या है, स्कूल ख़त्म होता है तो काफ़ी खुशी होती है कि चलो ख़त्म हुआ, अब चलो घर चलते हैं, खेलेंगे और अपना पूरा दिन स्पेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पे थी, बच्चे खुश हो रहे थे कि स्कूल चलो ख़त्म हुआ, इतनी ठंड वाला दिन है, उसका कब एंड हुआ, फाइनली हम लोग स्कूल के बाद फ्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉयज़ फ्रीडम कंपेयर टू? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि पोइट ने इस पोइम के अंदर बॉयज़ का जो फ्रीडम है उसे किससे कंपेयर करा है। तो सिंपल सा आंसर है, द फ्रीडम दैट द बॉयज़ एंजॉयड इज कंपेयर टू द फ्रीडम एंजॉयड बाय अ फ्लॉक ऑफ शीप। ऑल्दो शीप हैव टू फॉलो द हर्डर, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड अंडर टीचर एंड रूल्स। तो यहाँ पे बच्चों का जो खुशी है, जो फ्रीडम है, उसे कंपेयर किया गया है फ्लॉक ऑफ शीप से, भेड़ के झुंड से। तो भेड़ जो होती हैं वो अपने हर्डर, अपने जो मालिक होती हैं उसकी बातें सुननी होती हैं, उनको उनकी बात माननी होती है और उनको फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्हें तो किसी की भी बात नहीं माननी, क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, उनके ऊपर अब कोई भी मॉनिटर करने के लिए टीचर नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, इसलिए वो कम्प्लीटली फ्री है, उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केम द बॉयज़ लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, फिगर आउट द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच आपको पता है क्या होती है। तो यहाँ पे बॉयज़ को कंपेयर किया जा रहा है फ्लॉक ऑफ शीप से, तो इसीलिए ये क्या है, सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चों का जो ग्रुप आ रहा है वो भेड़ों के झुंड की तरह है। ठीक है, जैसे भेड़ अपने झुंड में चलती हैं, वैसे ये छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चे ग्रुप में निकल रहे हैं। तो सिम्पली इज द फिगर ऑफ स्पीच, हियर द बॉयज़ आर कंपेयर टू फ्लॉक ऑफ शीप। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉयज़ डू एज दे वॉकड? तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे थे, जो लड़के थे वो स्कूल से निकल रहे थे तो वो कैसे वॉक करते हुए आ रहे थे। सो द बॉयज़ स्कैटर्ड द डीप स्नो एज दे वॉकड। तो लड़के क्या कर रहे थे, अपने पैर स्नो में घुसा के, धसा के अंदर, और आगे की तरफ स्कैटर्ड करते हुए स्नो को चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बॉयज़ पास द ओल्ड वीमेन बाय? जो लड़के थे स्कूल से बाहर निकल रहे थे वो किस तरह से उस ओल्ड वीमेन के पास से गुजर गए। सो द बॉयज़ पास द ओल्ड वीमेन इन ग्रेट हरी, दे डिड नॉट ऑफर हर एनी हेल्प टू क्रॉस द रोड। तो जो लड़के थे उस ओल्ड वीमेन के पास से ग्रेट हरी में निकल गए, मीन्स की तेज़ी से निकल गए, उन्होंने बिल्कुल भी उस औरत की हेल्प नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडेंट द ओल्ड वीमेन सीक हेल्प फ्रॉम द बॉयज़? जो ओल्ड वीमेन थी वो लड़कों से मदद क्यों नहीं मांग पाई? सो द आंसर इज, द ओल्ड वीमेन वॉज सो शाई एंड टिमिड दैट शी कुड नॉट सीक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ द बॉयज़।
तो जो ओल्ड वीमेन थी वो हमने पोइम में समझा था कि कैसी थी, शाय था उनका नेचर और टिमिड था, मतलब वो आसानी से हर किसी से बात नहीं कर पाती थी, हर किसी से मदद नहीं मांग पाती थी, थोड़ा सा डरती थी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि ओल्ड वीमेन ने बच्चों से मदद क्यों नहीं मांगी, क्योंकि वो शाय थी और टिमिड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुडंट द ओल्ड वीमेन क्रॉस द रोड। ओल्ड वीमेन जो है रोड क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, द ओल्ड वीमेन कुड नॉट क्रॉस द रोड बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग रन ओवर बाय कैरेज पुल्ड बाय हॉर्स। तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, जो वीमेन को डर था वो क्या था कि कहीं जो हॉर्स कार्ट है, जो हॉर्स कैरेज है, वो उन्हें कुचल ना दे, उनसे टकरा के वो गिर ना जाए, तो इसी वजह से वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मैरी ट्रूप मीन। सो मैरी ट्रूप refers to a group of boys who came by very happily। तो यहाँ पे मैरी ट्रूप का मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, एक ग्रुप है बच्चों का जो खुश हैं, खुशी खुशी तरीके से हैप्पीली लाफ करते हुए बाहर निकल रहे हैं, वही चीज़ क्या है, मैरी ट्रूप कहला रहा है। तो अ हैप्पी ग्रुप ऑफ बॉयज़ कह सकते हो, अ हैप्पी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हो, जैसा आपको मन करे आप वैसा यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है कि खुश बच्चे जो हैं वही है मैरी ट्रूप का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉज्ड एंड ऑफर्ड टू हेल्प द ओल्ड वीमेन। द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल द बॉयज़ इन अ हैप्पी ग्रुप पॉज्ड टू हेल्प द ओल्ड वीमेन। तो आंसर बहुत सिंपल है, हैप्पी ग्रुप में सबसे ज़्यादा खुश जो बच्चा था, जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट किड था, वही आया उस औरत की मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बॉय विस्पर टू द ओल्ड वीमेन। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो लड़का था जो औरत के पास आके खड़ा हो गया था, उसने उससे धीरे से क्या पूछा। So the boy whispered to the old woman that he would help her cross the road if she wished। तो लड़के ने कहा था कि अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने बेसिकली पूछा था उस औरत से कि अगर आप चाहती हो रोड क्रॉस करना तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द ओल्ड वीमेन क्रॉस द रोड। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि उस ओल्ड वीमेन ने फाइनली रोड को कैसे क्रॉस किया। सो आंसर हो जाएगा, शी प्लेस्ड हर एज्ड हैंड्स ऑन द स्ट्रॉन्ग यंग आर्म ऑफ द बॉय एंड द बॉय गाइडेड हर ट्रैम्बलिंग फीट टू क्रॉस द रोड। सिंपल सा आंसर है, उस औरत ने उस लड़के के आर्म्स पे अपना हाथ रखा और उस लड़के ने उस औरत को रोड क्रॉस करने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वॉट प्राइड डिड द बॉय फील वाइल हेल्पिंग द ओल्ड वीमेन क्रॉस द रोड। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि उस लड़के को प्राउड फील क्यों हुआ उस औरत की मदद करके। सो यहाँ आंसर हो जाएगा, द बॉय फेल्ट प्राउड दैट हिज यंग हैंड वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे कुड हेल्प एन ओल्ड लेडी क्रॉस अ बिजी रोड विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू बोथ ऑफ देम। उस लड़के को प्राउड फील इसीलिए हुआ क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो स्ट्रॉन्ग यंग हैंड हैं उनकी मदद से उसने उस लेडी को गाइड किया और रोड को क्रॉस कराने में मदद करी, वो भी बिना किसी हार्म के। इसीलिए उसको अपने रोड क्रॉस कराने के उस इंसिडेंट्स पे प्राइड फील हुआ, गर्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट डिड द बॉय डू आफ्टर हेल्पिंग द ओल्ड वीमेन। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि उस लड़के ने उस औरत की मदद करने के बाद क्या किया। तो आंसर सिंपल सा है, आफ्टर हेल्पिंग द वीमेन क्रॉस द रोड द बॉय वेंट बैक टू हिज चीयरफुल फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उस औरत की मदद करने के बाद लड़के ने क्या किया, वो वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला गया, अपने ग्रुप के पास लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वाई डिड द बॉय हेल्प द वीमेन टू क्रॉस द रोड। लड़के ने उस औरत की रोड क्रॉस करने में मदद क्यों की। सो द बॉय हेल्प द ओल्ड वीमेन टू क्रॉस द रोड बिकॉज ही वॉज अ वर्चुअस लेडी हु हैड अ नोबल सोल एंड अ सॉफ्ट हार्ट। ही वॉज टेकन बैक by seeing the condition of the poor women and felt pity for her. His kind nature had forced him to go forward and help her। तो आंसर आपको समझ आ गया होगा, सिंपल सा है। यहाँ बता रहे हैं कि लड़के ने उस विमेन की हेल्प इसलिए की क्योंकि वो लड़का कैसा था, वो वर्चुअस लेडी था, मीन्स एक नैतिक इंसान था। उसकी सोल जो थी नोबल थी, प्योर थी, और उसका हार्ट जो था वो काफ़ी सॉफ्ट था, वो लोगों की मदद करता था। और उसे उस औरत पर दया आ गई और उसका जो काइंड नेचर था उसने उसे फोर्स किया वहाँ जाके उस औरत की मदद करने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, हाउ डिड द बॉय एक्सप्लेन हिज एक्ट ऑफ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड। तो उस लड़के ने किस तरह से एक्सप्लेन किया अपने फ्रेंड्स को जाके वो पूरा जो एक्ट था उस लेडी को रोड क्रॉस कराने का। सो द बॉय एक्सप्लेन्ड हिज एक्ट ऑफ हेल्पिंग द ओल्ड लेडी क्रॉस रोड
cross the road by referring to a similar situation in which his own dear mother could run into in the future. He said that his mother would be helped by some kind-hearted sometime in the future when she travels alone, tired and aged. तो यहाँ पे जो लड़का है वो बता रहा है अपने फ्रेंड्स को कि उसने उस ओल्ड लेडी की मदद इसलिए की क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी अपनी मदर को मदद की ज़रूरत पड़े और उस टाइम पे वो वहाँ ना हो। तो हो सकता है फ्यूचर में कोई काइंड हार्टेड बॉय उसकी मदर की मदद करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओल्ड लेडी प्रेयर्स दैट नाइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ओल्ड लेडी ने उस रात को क्या प्रेयर किया। सो द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड। शी रिफर्स टू हिम एज अ somebody's son, somebody's pride and joy. She prayed to God to be kind with him. तो यहाँ पे उस ओल्ड लेडी ने उस रात को सर झुका के भगवान से प्रे किया कि वो जो लड़का है उसको रेफ़र किया। उन्होंने ऐसे बताया कि वो जो लड़का है वो किसी का बेटा है, किसी का अभिमान है और किसी की खुशी है। गॉड से प्रे किया कि आप उसके साथ काइंड रहें, उसकी मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द ओल्ड लेडी थिंक दैट द बॉय हु हेल्प्ड हर क्रॉस द रोड वॉज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि औरत को ऐसा क्यों लगता था कि वो जो लड़का था जिसने उसकी मदद की वो किसी का बेटा है, किसी का अभिमान है और किसी की खुशी है। तो यहाँ आंसर देख लेते हैं। द बॉय हु हेल्प्ड द ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़। He was one of the most cheerful one, yet he was so kind that he drifted away from his group and found time to help a strange aged woman to cross the road. The great quality of seeing his own mother in an old lady, the quality to suffer the jeering of his friends, places him on top of all other boys. As for the boy being so virtuous, the old lady thought that he would be the pride and the joy of his parent. तो यहाँ बता रहे हैं कि उस ओल्ड विमेन को इसीलिए लगा कि वो लड़का किसी का सन है, किसी का प्राइड है, किसी का जॉय है। क्यों? क्योंकि वो लड़का बाकी लोगों से अलग था, बाकी के बच्चों से अलग था, क्योंकि सिर्फ उसी लड़के ने एक स्ट्रेंज ओल्ड विमेन की मदद की रोड क्रॉस करने में। सो ऑब्वियस है कि वो ओल्ड लेडी को अपनी मदर की तरह वो मानता था। तो उस स्ट्रेंज ओल्ड लेडी को उसने अपनी मदर की तरह समझ के उनकी मदद की रोड को क्रॉस करने में। इसीलिए उस औरत को लगा कि उस लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे अपने उस बच्चे पे और काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे उस बच्चे से। तो अब अगर आप इस चैप्टर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विज़िट करना होगा मेरी वेबसाइट को। मेरी वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जब आप मेरी वेबसाइट को विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें इंक्लूडेड है इस चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर की बुक के पेजेस। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट पे इस चैप्टर को रीड कर सकते हैं। देन आपको मिल जाती है इस चैप्टर की शॉर्ट समरी। देन आपको मिल जाते हैं इस पोएम के पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। देन आपको मिल जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग्स। एंड देन आपको यहाँ मिल जाते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। और एट दी एंड आपको मिल जाता है एक सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक टू स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टेस्ट में आपको मिल जाते हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस मिलते हैं और आपको एक करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होता है। एट दी एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक सबमिट बटन। तो आपका जब टेस्ट फिनिश हो जाए तो आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको इस टेस्ट का रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो इस टेस्ट को देकर आप अपनी इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। तो कुछ इस तरह अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट से स्टडी करके आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एट दी एंड मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर किसी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।